नमस्कार, सिटीलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी से बड़ी खबर है। रायपुर की कौशल्या विहार के सेक्टर 6 में 20 घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति देखी जा रही है। दोपहर 12 बजे से यहां बिजली की सप्लाई बंद है और अंधेरे में पूरी तरीके से कौशल्या विहार का ज्यादातर हिस्सा डूब चुका है। तस्वीरें आप देखिए, अंधेरा है और बिजली के बिना हजारों रहवासी यहां परेशान हो रहे हैं। सुधार को लेकर आरडीए के अधिकारियों के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। बीते 3 हफ्तों से कौशल्या विहार के लोग बिजली संबंधित समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान इन तक नहीं पहुंच पाया है, नहीं निकल पाया है। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? किसी अधिकारी से कुछ बात हुई क्या कह रहे हैं वो? देखिए, लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद एडिशनल सीओ जो आरडीए की हैं, उन्होंने साइट विजिट करके और आश्वासन दिया था कि समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन 2 दिन के भीतर ही, आपको बता दो, परसों सब कुछ सुधारने का दावा किया। 2 दिन में फिर ये स्थिति बन गई है। कल भी काफी देर लाइट नहीं थी। आज सेक्टर 6 के जो हजारों घर हैं, उसमें दोपहर 11 और 12 बजे से कई सेक्टर्स में लाइट नहीं है और आसपास के जो सेक्टर हैं उस पर एकदम लो वोल्टेज है। बिजली के सामान लोगों का खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आरडीए के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो फोन उठा रहे हैं, ना लोगों का जवाब दे रहे हैं। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी और आरडीए के बहुत छोटे कर्मचारी जो मौके पे मौजूद हैं और एकदम काम चलता वहां पर जुगाड़ किया जा रहा है। हमने जैसे बताया था कि गैस के सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसे सुखाया जा रहा था और एक बड़ी लापरवाही हुई। आपको बता दें, केबल बिछाते हुए जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, उन्होंने कोई मेन केबल लापरवाही से काट दिया है, जिसके कारण जो समस्या नहीं थी वहां भी समस्या पैदा हो गई है। तो पहले ही दिक्कत चल रही थी बारिश के कारण, जो खराब क्वालिटी का सामान है उसके कारण लाइट जा रही थी। आज बिजली विभाग और आरडीए के अधिकारी, कुछ कर्मचारियों ने केबल काट दिया, जिससे दोपहर 12 बजे से लाइट नहीं। बिजली विभाग के अधिकारियों का सुस्त रवैया ही कहेंगे कि अभी तक कोई स्थायी समस्या, कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। जगह जगह पानी भर गया है और आवागमन बाधित हो गया है। धमतरी में सीता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। तो वहीं दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का एक और डैम टूट गया है, जिससे शहर के बंगाली कैंप और रेलवे कॉलोनी, मलप्पा कैंप और तालाब पारा में पानी घुस गया है। वहीं सुकमा में ग्रामीणों ने एक गर्भवती को 3 किलोमीटर पैदल चलकर खाट पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और बीजापुर में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर केशकाल की तस्वीर देखिए, बावनी मारी नाला पार करते बाइक का सवार गिर गया, जिसे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पानी में बहने से बचाया। इसके अलावा कोरबा के गुरसिया स्थित स्वामी आत्मानंद मिडिल स्कूल में पानी भर गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और जांजगीर के बलौदा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला हरदी विशाल में भी पानी भरा हुआ है। 8वीं तस्वीर है सूरजपुर की। रामानुज नगर आत्मानंद स्कूल में छत से पानी टपक रहा है। और अगली खबर कोरबा से है, जहां एससीएल में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार कुसमुंडा खदान के एक हिस्से में पानी का सैलाब आ गया, जिसमें 5 लोग बह गए। बहने वालों में एससीएल के 2 कर्मचारियों के साथ ही ठेका कंपनी के 3 लोग शामिल हैं, जो एक गुमटी में बारिश से बचने के लिए छिपे हुए थे। किसी तरह 4 लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता अधिकारी की तलाश की जा रही है। शनिवार की दोपहर हुए मूसलाधार बारिश से एक बार फिर कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना कुसमुंडा खदान की गोदावरी फेज की है और आज दोपहर 2 बजे के बाद 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई है, जिससे खदान में जलभराव की स्थिति को देखने के लिए एससीएल के अंडर मैनेजर जितेंद्र नागर अन्य सहकर्मियों के साथ खदान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरा शहर जलमग्न हो गया है और बारिश ने नगर निगम और बिलासपुर रेल प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है। जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के असर को लेकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। बिलासपुर में हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है। यह तस्वीर है पुराना बस स्टैंड क्षेत्र की। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चौक में जलभराव की स्थिति है। दोनों सड़कें यहाँ पर लबालब हो गई हैं। लगातार यहाँ पर जलभराव की समस्या देखी गई है। देखिए किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर आधी डूबी हुई नज़र आ रही हैं और तमाम जो दुकानदार हैं उनके दुकानें यहाँ पर टापू बन गए हैं। देखिए श्रीकांत वर्मा मार्ग है और यहाँ पर किस तरह से थोड़े देर के बारिश में ही जलभराव की स्थिति है। जो सड़क किनारे यहाँ पर
ठेले गाड़ियाँ खड़ी हैं वो देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं। और ये मुख्य मार्ग की स्थिति है। निगम लगातार ये दावे कर रहा था कि जो व्यवस्थाओं में सुधार कर लिया गया है, नालों की सफाई की गई है, नालों को चौड़ा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर है वो स्थिति को बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव होता है और जलभराव की वजह से किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो रेंग रही हैं और ये मुख्य मार्ग है और हर वर्ष यहाँ पर यही स्थिति बनती है, लेकिन उसके बावजूद अब तक यहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति जस की तस है और थोड़े देर के ही बारिश में यहाँ पर सड़क लबालब हो जाता है। बिलासपुर में बारिश के बीच रेलवे के व्यवस्थाओं की पोल खुली है। आप तस्वीर देखिए, हम मौजूद हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन में। देखिए स्टेशन परिसर में यहाँ पर किस तरह से प्लेटफॉर्म के अंदर का ये नज़ारा है। जब बारिश हो रही है तो प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह से शेड से जो पानी है वो सीधे प्लेटफॉर्म में आ रहा है। पूरा स्टेशन का है तो यहाँ पर जलमग्न नज़र आ रहा है। देखिए किस तरह से प्लेटफॉर्म में चारों तरफ पानी पसरा हुआ है। जो यात्री हैं उनसे भी सीधे हम बात करते हैं। क्या देखते हैं आप, क्योंकि उसलापुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं आप, अभी पानी हुई बारिश जो हुआ है, पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर पानी पानी नज़र आ रहा है, सेट से भी पानी छू रहा था। क्या लगता है कहाँ पर कमजोरी रहती है, कहाँ पर कमी होती है? सर कमजोरी तो बहुत है। एक्सप्रेस ट्रेनों का तो यहाँ ठहराव तो दे दिया है, लेकिन सुविधाएं बहुत ही कम। बिलासपुर में जो ट्रेनें रुकती थी हम लोग को सुविधा मिलती थी, यहाँ तो उसका 25% भी नहीं है। अब देखिए ना पानी अंदर आ रहा है पूरा शेड में, यानी जितने लोग अभी चढ़े हैं गाड़ी में, संपर्क क्रांति में या स्पेशल ट्रेन जो भी गई अभी, सब लोग गीले हो गए। सर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप रेलवे की इन व्यवस्थाओं को लेकर? आपने भी देखा पूरा सेट से पानी गिर रहा है, प्लेटफॉर्म में पानी भर गया है, वेटिंग हॉल में पानी है। रेलवे को दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत परेशानी है उसलापुर स्टेशन में, खासकर यात्रियों को बहुत परेशानी है। पानी हर जगह से पानी आ रहा है, बहुत तकलीफ है यहाँ पर। बिल्कुल उसलापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है और इसको लेकर जिम्मेदारों को जागना होगा, क्योंकि उसलापुर रेलवे स्टेशन को जिस तरह से अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके विपरीत जो तस्वीर यहाँ पर सामने है वो ये बताती है कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और केवल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है और जो तस्वीर है यहाँ पर पूरा बिलासपुर उसलापुर रेलवे स्टेशन पानी पानी नजर आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। तो बारिश के इस मौसम में जबलपुर में कई सरकारी स्कूलों की स्थिति डराने वाली है। यहाँ ग्रामीण तो दूर शहरी इलाकों में भी सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी जर्जर है। शहर के बीचों बीच स्थित शासकीय माध्यमिक शाला गोविंदगंज की भी यही स्थिति है। यहाँ इमारत का छज्जा गिर रहा है, जिससे यहाँ पढ़ रहे बच्चों की जान को भी खतरा है। स्कूल की छत में लीकेज होने से बारिश का पानी क्लासरूम्स में टपक रहा है। कुछ यही हाल शासकीय माध्यमिक शाला परसवाड़ा का भी। यहाँ स्कूल के बाहर इतना पानी भर रहा है कि भीतर दाखिल होना ही मुश्किल है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक भवनों की मरम्मत या नई बिल्डिंग चाहते हैं। इधर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हुई है, जिस पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। देखिए अधिकतर की तो बात आप ना करें, मतलब बहुत सारे स्कूलों में ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ स्कूल जर्जर हुए हैं और लगातार इसकी जाँचें चल रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी करीब जो है 65-66 स्कूलों में कार्रवाइयाँ हुई थी। अभी भी निगरानी है इसकी और जो जर्जर हो जाते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह जो भी हमारे पास आवंटन उपलब्ध है उससे नया स्कूल बनाने के प्रयास कर दें। इधर राजधानी रायपुर में कौशल्या विहार में मकान दिलाने के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया, जहां मकान दिलाने के नाम पर 32 लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। ये ठगी आरडीए कॉलोनी में स्वतंत्र मकान दिलाने के नाम पर की गई है। पीड़ितों की माने तो ठगी का मास्टरमाइंड अभय यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड चेतना यादव और अपने एक रिश्तेदार निहाल यादव के साथ मिलकर सस्ते दरों पर मकान दिलाने ऐसा मकड़जाल बुना कि उसमें करीब 32 से ज्यादा गरीब परिवारों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन शातिर ठगों को दे दी। 32 लोगों ने 90 लाख रुपए वसूलने के बाद आरोपी लालपुर स्थित ऑफिस बंद कर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुझे दिखाया गया घर, तो मेरे को पसंद आया। पसंद आने के बाद मैं बात करी कि ये घर कितने में मिल जाएगा सर, तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा ऐसे बोले। 13 लाख 13.5 लाख में मिल जाएगा। अभय यादव है, जो भी अमाउंट लेते थे चेक द्वारा से लिए हैं 50,000 और नगद लिए हैं। हमारे 30 मतलब लिए तो है 60-70 लोगों से, पर अभी फिलहाल में 32 लोग नजर आ। कम से कम इन लोग से 80-90 लाख से ऊपर गए हैं। कि एक अभय यादव नाम के व्यक्ति के द्वारा
अपनी मंगेतर के साथ मिलकर, जिनका नाम चेतना यादव है, उनके साथ मिलकर घर दिलाने के नाम पर या आरडीए में एक फ्लैट दिलाने के नाम पर उनके अलग अलग लोगों से, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख ऐसा रकम वसूला गया है और किसी प्रकार कोई घर उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इस पर से पहले तो टिकरापारा थाना में जांच की गई। जांच में पूरा जो उनके द्वारा जो फ्रॉड है वो लगभग 90 लाख का फ्रॉड अभय यादव और उसके मंगेतर के द्वारा किया गया। तो फिलहाल थाना टिकरापारा में 420 के तहत FIR दर्ज कर लिया गया और FIR के बाद विवेचना की जा रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सभी निकाय क्षेत्रों में निगम मद से निर्मित दुकानों के फ्री होल्ड की योजना बनाई थी। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी, लेकिन रायगढ़ नगर निगम 1.5 साल में एक भी दुकानों को फ्री होल्ड नहीं कर पाया है। दरअसल फ्री होल्ड योजना के तहत एक निश्चित राशि लेकर हितग्राहियों को दुकान का स्वामित्व देना था। रायगढ़ में निगम मद से करीब 4000 से ज्यादा दुकानें भी बनी हैं। निगम के पास 435 से ज्यादा आवेदन भी आए, लेकिन नजूल जमीन की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। नतीजतन सभी आवेदन पेंडिंग रह गए। वहीं प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भी इस पर शासन ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। नतीजतन प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। वहीं बीजेपी शहर सरकार को ही दोषी ठहरा रही है। इधर नगर निगम का कहना है कि नई सरकार से निर्देश मिलते ही फ्री होल्ड की जाएगी। जो भी योजना बनती है वो सारी की सारी अच्छी योजनाएं होती हैं, क्योंकि सारे लोग उसका पूरा DPR बना करके योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं के पीछे जो उनकी कुत्सित मानसिकता रहती है वो खराब रहती है। क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पाता। योजना वो बहुत अच्छी थी, आज भी योजना अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत ही खराब तरीके से हुआ था। और वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा भी ऐसा कोई भी दिशा निर्देश जो है नगर निगम को जारी नहीं हुआ है कि इसमें हम लोग भूमि को जो है, हमारी दुकानों को जो है फ्री होल्ड करवाने का कोई भी जो है कार्य आगे सुचारू रूप से कर सके। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने अपने ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे भाजपा सरकार का राजनीतिक द्वेष बताया है। महापौर ने अपने खिलाफ मारपीट, बलवा और शासकीय काम में बाधा की धारा के तहत दर्ज किए गए अपराध को राजनीतिक साजिश बताया और एसपी से शिकायत के बाद कोर्ट में अपील करने की बात कही है। तो वहीं ढेबर ने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस पर नाखूनों से हमला करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पटकने का आरोप लगाया। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए एजाज ढेबर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर आरक्षक ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब इसी मामले को लेकर महापौर ने अपनी शिकायत प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। भारतीय जनता पार्टी का एक IT सेल 25,000 में उसने सिर्फ मुझे ढूंढा कि कहाँ है एजाज ढेबर। एजाज ढेबर को पकड़ के वो लोग ने एक वीडियो जारी करते हैं। वीडियो जारी करके वो पुलिस वाले को भेजते हैं। पुलिस वाले उसमें मेरे पर FIR कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात की खींच है कि किस तरीके से हम एजाज ढेबर को बदनाम करें। तो कोरबा में बाल्को प्रबंधन ने चोटिया की 2 नंबर खदान को अचानक बंद कर दिया है। खदान बंद करने 3 दिन पहले ही प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी और उत्खनन और परिवहन के काम से जुड़े धनसार इंजीनियरिंग सर्विस डेको ने अपने सभी ऑपरेटर्स और मजदूरों को काम से निकाल दिया। इसके बाद ठेका कंपनी से जुड़े करीब 300 मजदूर और ऑपरेटर ने भारी बरसात के बीच ही आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उनकी मांगे हैं कि जब ठेका 3 साल का हुआ है तो फिर उसे बीच में क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर करना है तो फिर उन्हें शेष 14 महीने का भुगतान किया जाए। तो कम उम्र की लड़कियों को देह व्यापार में धकेले जाने की हकीकत को बयां करती कई फिल्म आई और चली गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं रुका तो ग्रामीण इलाकों से कम उम्र की लड़कियों के लापता होने का सिलसिला है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात हैं, लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले की, जहां से महज 5 साल के भीतर हजारों लड़कियां लापता हो गई। लेकिन 21 नाबालिग और 322 युवतियां ऐसी गायब हुई जो कभी वापस अपने घर लौटकर नहीं आ सकी। सरगुजा जिले के एक पुलिस थाने में महिला आरक्षक जिन गुम हुई नाबालिग लड़कियों की फोटो लगा रही है, ये वो लड़कियां हैं जिन्हें खोजते खोजते पुलिस भी थक गई है, लेकिन इनका सुराग पुलिस को लग नहीं पाया है और ना ही इनके परिजनों को इनका सुराग मिला। असल में सरगुजा जिले में मानव तस्करी की जड़ें काफी गहरी हैं। तस्करों की नजरें जिले की आदिवासी नाबालिग लड़कियों और कम उम्र की युवतियों पर होती है, जिन्हें दलाल काम करने का झांसा देकर बड़े शहरों की ओर ले जाते हैं, लेकिन यहां उन्हें जबरन देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है।
जो आदिवासी इलाका है वहाँ की लड़कियाँ हमेशा बाहर जाती हैं। वजह तो ये है कि बेरोजगारी है और किसी को अगर हम लोग रोकते हैं तो उनके पास खाने पीने की जो कमी है उसको लेकर बहुत सारे दलाल यहाँ घूमते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली, लुंड्रा, उदयपुर जैसे इलाकों में लंबे समय से लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डाले तो बीते 5 साल में ही जिले से 458 नाबालिग लड़कियां और 1287 कम उम्र की महिलाएं गायब हुई हैं। इनमें से पुलिस ने 437 नाबालिग लड़कियों और 965 युवतियों को बरामद किया है, लेकिन अब भी 21 नाबालिग लड़कियां और 322 महिलाएं कहां हैं, इनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा लड़कियां जिले से लापता हुई हैं। जिले तक भी तो दलाल क्या है, इनको पता है कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सक्रिय है, कौन कौन काम कर रहा है, पुलिस कहाँ पे सक्रिय है, संस्थाएं कहाँ पे सक्रिय हैं। फिर भी मोटे तौर पे आंकड़ा अगर हम सिर्फ सीतापुर ब्लॉक की बात करें तो लगभग अभी मिला है लगभग 20 बच्चियां अभी भी गायब हैं, जिनका डिटेल हमारे पास है। इसी प्रकार से 1287 जो महिलाएं हैं वो इन वर्षों में 2020 से लेकर जून 2024 तक गुम हुई थी, जिसमें कि 965 का जो है महिलाओं की दस्तयाबी की गई है। साथ ही 322 जो है वो अभी भी गुम इंसान के प्रकरण जो है जांच में है। इस बात में ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है कि जो लड़कियां लंबे वक्त तक लापता रहती हैं, उनमें से ज्यादातर लड़कियों को दलाल देह व्यापार के धंधे में ही धकेल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कम उम्र में ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले ऐसे दलालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिससे इनके दिल में कानून का डर पैदा हो सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायपुर के ललित महल में चल रहे ऊर्जाकृति लग्जरी एग्जीबिशन का शनिवार को दूसरा दिन रहा। ऊर्जा क्लब 20 साल से हर साल ये आयोजन कर रहा है। यहाँ देश भर के लग्जरी ब्रांड और डिजाइनर्स के स्टॉल देखे जा सकते हैं। लाइफस्टाइल, एसेसरीज और होम डेकोर के साथ फूड एंड फन पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जायजा लिया है IBC 24 की टीम ने। वेलकम टू ऊर्जाकृति एग्जीबिशन रायपुर, और ये हो रहा है ललित महल में और ये 20वां साल है ये इस एग्जीबिशन का। तो अगर सबसे पहले तो मैं आपको टिप्स दे दूं कि अगर आप नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, 21वें साल भी ये होने वाला है। और सबसे खास बात अब करते हैं कि आपको क्या स्पेशल मिलने वाला है। तो जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, आपको डेकोरेशन का पूरा सामान मिल जाएगा और राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको क्लॉथिंग का पूरा कलेक्शन मिलने वाला है। और इसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको ज्वेलरी का कलेक्शन भी मिलने वाला है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और सबसे खास बात कि यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के सामान मिल रहे हैं, जो कि माधुरी दीक्षित, शहनाज गिल ये सभी यूज करते हैं। जी हाँ, ये देखिए सबसे आकर्षण का केंद्र, जो कि मैंने कल भी आकर ये देखा था और आपको दिखाया भी था। इसके अलावा देखिए क्लॉथिंग का पूरा सामान आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाला है, क्योंकि 20 साल से एग्जीबिशन लगता रहा है। और इस बार जो लगा हुआ है और भी खास हो जाता है, क्योंकि इस बार फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है और इसके अलावा जन्माष्टमी भी आने वाली है। तो जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर यहाँ आप देखिए भगवान के जो आसन है वो भी मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरा कलेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है, जो डेकोरेशन के लिए बहुत काम आने वाला है आपके घर में। और इसके अलावा अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो राखी का भरपूर स्टॉक है, जिसे आप भंडार भी कह सकते हैं। जी हाँ, तो एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ इसलिए भी मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं, वो भी ब्रांडेड और नेशनल इंटरनेशनल। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 रायपुर। ऊर्जा का जो फर्स्ट एडिट जो हमने अटेंड किया और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। आई मीन दे हैव लाइक स्ट्रेट अवे दे हैव गॉन सो हाई इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन, इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉल्स लेकर आए हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग द ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो कि आपने इनका स्केल बढ़ा दिया है। I must say that this is one of the most well curated exhibitions that I have ever attended. Cheers to Urja and the team for the 20 years and to many more. तो वहीं राजधानी के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय
एडिटकॉन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। एडिटकॉन के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अविनाश पांडे ने बताया कि स्कूल में एडिटोरियल मैगजीन स्टूडेंट्स की ओर से निकाली जाती है। इसके लिए एडिटिंग की तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले सेमिनार में एडिटिंग से जुड़े कई एक्सपर्ट्स को गेस्ट लेक्चरर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। शनिवार को IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने स्टूडेंट्स से एडिटिंग स्किल के बारे में जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स के सवालों के भी जवाब दिए। Editing is the process of refining your ideas, clarifying your thoughts and strengthening your writing. NH Goel वर्ल्ड स्कूल ने 3 डेज का एक कॉन्फ्रेंस रखा है। बहुत ही रेप्यूटेड जो स्पीकर्स हैं जर्नलिज्म एरिया के, वो सब इसमें शिरकत दे रहे हैं और उनके प्रेजेंस में बच्चे सीखना चाहेंगे बिल्कुल कि हम और इस एरिया में आगे कैसे बढ़ सकें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए आपके शहर आपके गांव की हर एक खबर श्रवण तंबोले के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।